नमस्कार मित्रों, आज ऑफबीट के मंच पर हर समय आपको हम एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं और आज भी हम आपको लखनऊ में स्नो फाउंटेन ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार जी आज हमारे बीच हैं और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की है और उस इंस्टीट्यूट को खोलने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है उनके ही मुखारबिन से सुनते हैं। तो ये मिस्टर अनिल कुमार हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट सिविल इंजीनियरिंग का जो खोला है उसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। हम लोग 25 ईयर से कम से देश के विभिन्न स्टेटों में कम से 9 स्टेट में कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट कर रही थी, जो बेसिक था डीपीआर प्रोजेक्ट और पीएमसी कंसल्टेंसी का, जिसमें हम रोड, वाटर, सीवर, टाउनशिप डिफरेंट प्रोजेक्ट करते थे। एवोल्यूशन है, एनएचआई का था, एमईएस का था, इरिगेशन के थे, पीडब्ल्यूडी के थे। इसका जब हमारा अनुभव हुआ, इस दौरान जो हम लोग स्टाफ का रिक्रूटमेंट करते थे ये पाते थे, और हमारे जो साथी भी थे जो कॉर्पोरेट में हैं, उनका कहना था कि जो हमको नए प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं वो अनट्रेंड मिल रहे हैं। एक्चुअली वो सिविल इंजीनियरिंग तो जानते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उनको जीरो होता है। वो केवल पढ़ाई जो कर रहे हैं वो केवल अपने पास होने के हिसाब से करते हैं, मतलब कि वो थ्योरेटिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में जानकारी नहीं कर रहे हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये भारत की सेकंड नंबर की जॉब देने वाली इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बाद, और इसमें इतनी ज्यादा डिमांड है। लेकिन लोग क्या करते थे, डिमांड फुलफिल न करने की वजह से वो उन इंजीनियर्स को परेशानी होती थी और कहते थे सिविल पे जॉब नहीं मिल रहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने फिर 2014 में लखनऊ में सिविल इंजीनियरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमने स्नो फाउंटेन ग्रुप का एक इंस्टीट्यूट स्कॉर्पियो क्लब लखनऊ में स्थापित किया। इसमें हमारी NABL एक्रेडिटेड लैब है और इसमें हम लोग सर्वे में टोटल स्टेशन, DGPS, ऑटो लेवल, स्प्रिंटर लेवल, फुल रेंज ऑफ दी इंस्ट्रूमेंट, और उससे हम बच्चों को जैसे सर्वे में रोड का पूरा सर्वे कराते हैं, L सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बनवाते हैं, एस्टीमेट बनवाते हैं और पूरा DPR प्रिपरेशन सिखाते हैं। इसी प्रकार सर्वे के माध्यम से वाटर सप्लाई, सीवरेज के, टाउनशिप के, लेआउट के प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्लान है, राइट, जिसमें हमारे बहुत सारी चीजें बनी हुई है। ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, स्टेयरकेस है, टॉयलेट है, पोर्च है। इसको हम कैसे बनाते हैं, हमारे 2 मेथड होते हैं, मार्किंग द सेंट्रल लाइन और दूसरा सेपरेट वॉल लॉन्ग, ठीक है, सेपरेट वॉल मेथड। इसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा एक बिल्डिंग प्लान दिया हुआ है, इससे हम वर्टिकल डिस्टेंसेज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी हमारी सेंट्रल लाइन आ जाती है। ये देखिए हमारी सेंट्रल लाइन जो है टोटल कैलकुलेट हो गई। अब एस्टिमेशन ऑफ फाउंडेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा फाउंडेशन का एस्टिमेशन हो गया, आप लोगों को दिख रहा है ना, राइट। इसके बाद ये हमारा जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, फाउंडेशन जब हमारी हो जाती है तो उसके बाद हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बाद में PCC करते हैं। तो हम क्वांटिटी इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी फाउंडेशन को देखिए तो उसको हमने लेंथ, विड्थ और हाइट उसकी ले ली, हमारी एप्पल की क्वांटिटी आती है। इसी तरह से हमारा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो हुआ फाउंडेशन में, उसकी विड्थ हमें पता है और लेंथ हमें मालूम है, तो उससे एंटी टर्माइट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी प्रकार पीसीसी की थिकनेस 0.15 है, लेंथ हमें पता है, पीसीसी की
क्वांटिटी कैलकुलेट कर देंगे और अपने PWD एसवार से रेट लगा करके हम एस्टीमेट निकाल देते हैं। ये हमारी सेंट्रल लाइन 174.920 दी हुई है। इसी के बाद हमारा ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया। फर्स्ट फुटिंग हमारी ब्रिक वर्क की स्टार्ट हो गई, सेकेंड फुटिंग आ गई, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, फिफ्थ फुटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें जो हमें मेन बीइंग इंजीनियर देखना होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे ये जो जॉइंट्स हैं ये ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जॉइंट जरूर ब्रेक होने चाहिए, जॉइंट एक के ऊपर एक नहीं है, नहीं तो हमारी फाउंडेशन जो है फेल हो जाती है। ये हमारी फिक्स फुटिंग हो गई। आपका ये खाली लाइन जो दिखाई पड़ रही है उसके ऊपर आपका प्लिंथ लेवल दिखाया गया है, ये ब्रिक वर्क, ठीक है। उसके बाद प्लिंथ बीम आपको दिख रही है ना, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी लेंथ है, रेट उसकी क्या नाम, जो हमें विड्थ पता है, थिकनेस पता है, तो हम उसको क्वांटिटी निकाल लेते हैं और हमारे जो PWD शेड्यूल के रेट हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम उसका जो है कॉस्ट निकाल लेते हैं। मिट्टी के दो शेयर पैरामीटर्स होते हैं, सॉइल के दो शेयर पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है कोहेजन, एक होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। हम लोग इस टेस्ट में कोहेजन लेस सॉइल का एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालते हैं। दो तरह की सैंड होती हैं, एक होती है क्लीन सैंड, एक होती है डर्टी सैंड। डर्टी सैंड मतलब उसके अंदर 12% से ज़्यादा क्ले और सिल्ट है, उसको कहते हैं डर्टी सैंड। क्लीन सैंड होती है जिसके अंदर कोई सिल्ट और क्ले नहीं है। तो हम लोग सैंड का इंटरफ्रिक्शन निकालते हैं जिससे कि हम सैंड की बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकें और हम अर्थ प्रेशर प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकें। अर्थ प्रेशर प्रॉब्लम के लिए भी होता है, अर्थ प्रेशर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इसके अंदर दो बॉक्स होते हैं, एक होता है अपर बॉक्स, लोअर बॉक्स। लोअर बॉक्स फ्लाइट करता है अपर बॉक्स के रिलेटिव एट द रेट ऑफ 1.25 mm पर मिनट। रेट हम यहाँ से तय कर देते हैं, रेट यहाँ से तय हो जाता है। मिट्टी के दो शेयर पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है कोहेजन और एक होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। हम लोग कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन किसी सॉइल का क्यों निकालते हैं? इसे निकालते हैं ताकि हम बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकें, जिससे कि फाउंडेशन डिज़ाइन हो सके, हम उसकी फाउंडेशन डिज़ाइन कर सकें। और हमें अर्थ प्रेशर प्रॉब्लम्स के लिए भी कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो इस डायरेक्ट शीयर टेस्ट में हम जो है सैंड का एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालते हैं, क्योंकि सैंड का कोहेजन तो होता नहीं, तो हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालते हैं ताकि हम सैंड की बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकें और उसकी फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन होगी, क्या साइज़ आएगा फाउंडेशन का, कोई स्ट्रक्चर हम बनाएं उस पर सैंड पे तो क्या उसका साइज़ आएगा वो हम निकाल सकें। और अर्थ प्रेशर प्रॉब्लम के लिए भी, जैसे हम कोई रिटर्निंग वाल डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि सैंड की क्या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, कितना अर्थ प्रेशर आएगा, इसके लिए भी जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की ज़रूरत है। ये डायरेक्ट शीयर टेस्ट में हम लोग एक प्लेन में सॉइल को फिल करा देते हैं। 1.25 दो बॉक्स होते हैं, अपर बॉक्स, लोअर बॉक्स। लोअर बॉक्स में हम लोग सैंपल 60 बाई 60 × 25 mm का सैंपल रखते हैं। लोअर बॉक्स स्लाइड करता है अपर बॉक्स के रिलेटिव, लोअर बॉक्स अपर बॉक्स के रिलेटिव स्लाइड करता है 1.25 mm पर मिनट के रेट से। टेस्ट करने से पहले हम लोग जो है मिट्टी पे नॉर्मल लोड लगा देते हैं। 3 नॉर्मल लोड पे मिट्टी टेस्ट होती है, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 और 300। तीन प्रेशर्स पे मिट्टी को टेस्ट करते हैं। हम लोग जो है फेलियर तब मानते हैं जब 20% स्ट्रेन जब हो जाए। 20% 60 mm का कितना हुआ, करीब 12 mm। तो हमारा फेलियर 10-12 मिनट में हमारा फेलियर आ जाएगा, हम मशीन को स्टॉप कर देंगे उस समय। तो हमारे पास रीडिंग क्या आ जाएगी, शीयर स्ट्रेस की रीडिंग आ जाएगी और हमारे पास नॉर्मल लोड की रीडिंग आ गई। 3 नॉर्मल लोड पे हमें टेस्ट करना है, 3 अलग नॉर्मल लोड पे हमें टेस्ट करना है। 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 kg और 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे शीयर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस का। शीयर स्ट्रेस वाई एक्सिस पे, नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे। ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हमारी क्लीन सैंड है, अगर बिल्कुल क्लीन सैंड होती है जिसमें सिल्ट और क्ले ना हो, डर्टी सैंड होती है जिसमें सिल्ट और क्ले की मात्रा 12% से अधिक हो। अगर हमारी क्लीन सैंड है तो हमारी लाइन जो है ओरिजिन के थ्रू पास करेगी और जो उसका एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से वो होगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये क्लीन सैंड के केस में 30 से लेके 36 डिग्री तक आता है। अगर हमारी सैंड डर्टी है, उसमें सिल्ट और क्ले है, तो हल्का सा वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा, बहुत, जो कि कोहेजन होगा, बहुत हल्का सा इंटरसेप्ट आएगा, जैसे 0.025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कोहेजन आएगा। इस तरह से हम जान सकते हैं।
Good afternoon to all of you. Myself, Engineer A.K. Bajpai. I am working as a technical engineer in this laboratory. यहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम क्वालिटी कंट्रोल वर्क साइट पे कैसे हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वहाँ पे कैसे हम वहाँ पे देखेंगे, लेबोरेटरी में क्या क्या वर्क होता है, फील्ड पे क्या क्या हम लोग वर्क करते हैं, सर्वेइंग इंजीनियर सर्वे की बात करते हैं, ठीक, तो फील्ड में हम लोग कैसे वहाँ पे वर्क करते हैं। इस टाइप से हम लोग पूरा जो है सिविल इंजीनियरिंग को ट्रेनिंग हम यहाँ पे देते हैं। हम यहाँ पे अभी आपको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के बारे में बताएंगे। इसका हम लोग बेसिक या क्या यूज होता है। तो इसका यूज होता है कि कंक्रीट का क्यूब हमारे लैब में आता है, तो उसको इस मशीन पे हम लोग टेस्ट करते हैं। ब्रिक के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल का वर्क हमारे पास आता है, तो उसके लिए हम ब्रिक पे हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे इसको बताते हैं। तो हम क्यूब के लिए बात करते हैं, तो क्यूब क्वालिटी कंट्रोल का ही हमारा एक पार्ट होता है। जैसे कि अगर हमको क्वालिटी कंट्रोल करना है कंक्रीट पे, तो हम दो टाइप से करते हैं। एक तो उसकी वर्केबिलिटी के लिए करते हैं, एक तो हम उसकी स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। वर्केबिलिटी में हमारा जो आता है स्लम्प टेस्ट हो गया, वीबी कंसिस्टोमीटर हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, फ्लोर टेबल हो गया, ये सब अप्लाई करते हैं। अब आपका जैसे क्वालिटी कंट्रोल आपका स्लम्प मतलब वर्केबिलिटी में हमारा पास हो जाता है, तो फर्दर उसको हम चेक करते हैं कि हमारा किस ग्रेड का हमारी यहाँ पे कंक्रीट आई हुई है। तो इसको हम चेक करने के लिए हम लोग क्यूब कास्टिंग वहाँ पे करते हैं। तो क्यूब कास्टिंग का पर्पज़ ये होता है, जैसे हमारे पास M40 कंक्रीट आई हुई है, तो वो हम उनसे चेक करेंगे कि हमारा M40 की उसने कंक्रीट हमको सप्लाई किया है कि नहीं सप्लाई किया है। तो इसके लिए हम वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूब को कॉस्ट करते हैं। क्यूब को कॉस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लैब में भेज देते हैं। वहाँ पे इसकी 7 डेज पे रिपोर्ट आती है, 28 डेज पे रिपोर्ट आती है। तो ये हमारी जो टेस्टिंग होती है कंक्रीट के क्यूब पे, ये कंक्रीट हमारी होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। इसमें हम कंक्रीट जो हमारा क्यूब होता है इस मशीन में लगा के इसको तोड़ देते हैं, तो इसलिए हम टेस्टिंग को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर फर्दर सपोज आपका 7 डेज पे हमारी जो रिपोर्ट आ रही है वो हमारी M40 की हमारी रिपोर्ट को मैच नहीं कर रही है, मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी वो स्ट्रेंथ वहाँ पे नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम अब इसको स्ट्रक्चर को हटा कर तो देंगे नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम अप्लाई करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम 2 टेस्ट अप्लाई करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर और इमाउंट हैमर टेस्ट। अगर उसमें भी अगर क्वालिटी में फेल हो जाता है तो स्ट्रक्चर को हम पूरा हम हटा देते हैं। अगर वहाँ पे क्वालिटी में अगर पास कर गई कंक्रीट को, तो स्ट्रक्चर को फिर से हम जो है बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। या डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, क्यूब को मशीन में लगा देते हैं। इसके बाद में इसकी डायमेंशन होती हैं, इसको मेजर कर लेते हैं। 1 mm की जो हमारी इसकी स्केल होनी चाहिए, जो हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो 1 mm की एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसे डायमेंशन को हम मेजर कर लेंगे। तो हमारा जो क्यूब की डायमेंशन होती है वो 150 mm की होती है। वो 150 mm की डायमेंशन को क्या करेंगे, इसमें हम फीड कर देंगे और इसमें हम 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर की हम क्या करेंगे, स्ट्रेन रेट हम इसमें अप्लाई करेंगे। मतलब 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से हम क्या करेंगे, इस पर हम स्ट्रेन रेट से हम टेस्ट को करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डायमेंशन को हम फीड कर देते हैं। अब हम जो इसमें स्ट्रेन रेट हम अप्लाई करेंगे वो 14 न्यूटन पर स्क्वायर पर मिनट की रेट से इसमें हम लोड को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये हमारा प्रेशर मशीन है, इससे हम प्रेशर को लॉक कर देंगे। यहाँ से इसमें हम रन करा के इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी जो हमारा हाइड्रोलिक मशीन है, ये इससे जो प्रेशर हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर से हमारा ये ऊपर को उठ रहा है, ये यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए लोड हमारा मतलब बढ़ रहा है। जैसे हमारा लोड हमारा घटने लगेगा वैसे मशीन को स्टॉप कर देंगे।
अब ये हमारी डिजिटल मशीन है, ठीक, इसमें हमको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो डायरेक्ट इसने हमको M15 MPa की स्ट्रेंथ क्यूब की हमारी निकल के आ गई। इसका मतलब हमारा जो हमारा क्यूब ये हमारा ये था वो M15 ग्रेड का हमारा ये क्यूब यहाँ पे हमारा था। इस टाइप से हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को हम प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में इनको हम बताते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम आप लोगों को एग्रीगेट के बारे में बताएंगे। जो भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, उनको हम क्वालिटी कंट्रोल में हर कंपोनेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इस समय एग्रीगेट, ये हमारी पूरी लैब जो है ये एग्रीगेट की लैब है। तो एग्रीगेट में जो जो हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म हम लोग करते हैं साइट पे या लैब पे, उसके बारे में हम इन लोगों को बताते हैं यहाँ पे। तो इसे टेस्टिंग की हम बात करें तो सबसे पहला हमारा टेस्ट होता है पार्टिकल शेप एंड साइज का। साइज का अगर बात करें, साइज में ऐसा 40 mm का एग्रीगेट है, 20 mm का एग्रीगेट है, 12.5 mm का एग्रीगेट है। तो इसके लिए हम प्रॉपरली इन लोगों को यहाँ पे सीविंग टेस्ट का इंट्रो देते हैं यहाँ पे। इसके बाद में शेप की बात करें तो आपका एग्रीगेट फ्लैकी पार्टिकल है या आपका इलोंगेटेड पार्टिकल है, ये भी हमको क्वालिटी में हमको चेक करना होता है। तो इसके लिए हम इन लोगों को फ्लैकीनेस टेस्ट और इलोंगेशन टेस्ट के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपका इम्पैक्ट वैल्यू हो गया, क्रशिंग वैल्यू हो गया, एब्रेजन वैल्यू हो गया, इस सब के बारे में हम लोग बताते हैं। अब एग्रीगेट में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, ये भी हमको कंक्रीट मिक्स जब डिजाइन करते हैं तो एग्रीगेट की वैल्यू में हमको इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे इन लोगों को पूरा हम जो है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताते हैं, चाहे इसमें ब्रिक हो, चाहे एग्रीगेट हो, चाहे सीमेंट हो, पूरा हम लोग इनके बारे में पूरा बताते हैं। थैंक यू। Hello everyone, myself Nandini Sharma. I'm a testing engineer in this lab. Now I'm going to tell about the cement test. Okay. हमें किसी भी मटेरियल की टेस्ट एज अ इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर या एज अ साइट इंजीनियर, एज अ क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, हमें साइट पर जब हम काम कराते हैं तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारा मटेरियल लग रहा है वो गुड क्वालिटी का है कि नहीं, जो काम का प्रोसेस चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये जो अभी एक पार्ट हम लोगों ने रखा है सीमेंट टेस्टिंग का, तो सीमेंट टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे डिफरेंट मटेरियल यूज़ होते हैं हमारे, चाहे बिल्डिंग वर्क हो गया, चाहे रोड का प्रोजेक्ट हो गया, कैनाल हो गया, या आप कह सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन काम में जब जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जब उसकी क्वालिटी सही होगी तभी वो गुड तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसको क्वालिटी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। मटेरियल की टेस्टिंग जो भी हमारे मटेरियल होते हैं दो तरीके से किया जाता है, एक तो फील्ड पर टेस्टिंग करी जाती है और दूसरा है जो फील्ड पर टेस्ट किया जाता है। तो एज ए इंजीनियर हम फील्ड टेस्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, इसलिए जो हम टेस्ट करते हैं, कुछ जो हमारे टेस्ट हैं वो लैब में करी जाती है। ठीक है, तो सीमेंट की जो भी टेस्ट करते हैं या भी जो जिस भी मटेरियल का हम टेस्ट करते हैं, चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर में काम हो रहा हो, चाहे आपका मल्टीनेशनल कंपनी में काम हो रहा है या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपका काम हो रहा है, तो उसका एक गाइडलाइन होता है, आप उस IS कोड को हम फॉलो करके मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो उस IS कोड अलग अलग मटेरियल, जैसे ब्रिक के लिए अलग गिवन होता है, सीमेंट के लिए अलग दिया होता है IS कोड, एग्रीगेट के लिए अलग गिवन होता है, तो उस IS कोड को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद फर्दर हम टेस्ट प्रोसीड करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। क्वालिटी चेक करने के बाद अगर मटेरियल हमारा उसके लिमिट में होता है, विद कह सकते हैं IS कोड के लिमिट के अकॉर्डिंग, तो अगर वो क्वालिटी में पास हो रहा है तभी एज अ इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस मटेरियल को हम साइड पे लगवाएं। अगर वो क्वालिटी में नहीं पास होता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको हम अपने प्रोजेक्ट में ना लगाएं। ठीक है, तो सीमेंट की एक टेस्टिंग हम आपको बताएंगे। जैसा हमारा है, सीमेंट के कई टेस्ट किए जाते हैं, तो जो भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड करते हैं। जो भी क्वालिटी चेक करते हैं तो IS कोड के पैरामीटर्स के लिमिट ही करते हैं। सीमेंट के लिए जो IS कोड दिया गया है वो 4031 है, कई पार्ट में डिवाइडेड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके कैटेगराइज है। ठीक है, अब जो हमारा एक सीमेंट का टेस्ट में बताने जा रही हूँ, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्यों करते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपका या पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड में अलग अलग सीमेंट के टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे सीमेंट की कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है, सीमेंट का फाइनेस हमें जानना होता है, सीमेंट का इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम जानना होता है, एंड सीमेंट का साउंडनेस जानना होता है, एंड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानना होता है। उसके बाद ही हम उस मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो मैं आपको अभी सीमेंट का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में कुछ पार्ट्स जो है ब्रीफ करूंगी कि क्यों करते हैं हम लोग।
सीमेंट का जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम है वो हम ज्ञात करते हैं इसलिए कि मान लीजिए कि आप साइट पे एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज ए क्वालिटी इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो आपको साइट पे ये पता होना चाहिए, सपोज कर लीजिए ये आपका कोई बैचिंग प्लांट से जहां पे आपका मटेरियल स्टोर करके रखा हुआ है, आपने क्या किया, आपको सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आपने अगर टेस्ट नहीं किया है तो बैचिंग प्लांट्स मान लीजिए आपका रखा हुआ है, यहाँ से आपने मोटार को मिक्स किया, सपोज कर लीजिए कहीं भी आपकी स्लैब कॉस्ट हो रही, तो यहाँ से मोटार को उठा करके आपको स्लैब के पास ले जाना होगा। अगर आप स्लैब के पास ले जा रहे हैं मान लीजिए तो कुछ हाइट पे उठा करके मोटार को आपको डालना होगा, देन कॉम्पैक्शन करना होगा। अगर इसी के विद इन लिमिट आप सीमेंट आपका जमना शुरू हो जाएगा तो उस सीमेंट से हम काम नहीं कर पाते, उस मटेरियल की जो है वर्केबिलिटी लॉस हो जाती है, वर्ड जनरेट हो जाते हैं, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी सही से नहीं इंक्रीज हो पाती है। तो एज ए इंजीनियर, साइट इंजीनियर, एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको सीमेंट का इनिशियल टाइम पता होना चाहिए कि जो हमारी सीमेंट है विद इन लिमिट कितने टाइम के अकॉर्डिंग वो जमना शुरू कर दे रही है, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्यों करते हैं हम लोग साइट पे एज ए साइट इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर? हमारा बेसिकली हम एज ए इंजीनियर हमें ये चीज आवश्यक नीड है जानना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई हमने एक बीम को हमने कॉस्ट कर दिया है, बीम को कॉस्ट करने से पहले हमने शटरिंग करी हुई है, तो अगर एज इंजीनियर हमको ये पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इतने टाइम में सीमेंट का सेटिंग टाइम 10 आवर है या 12 आवर है, इतने टाइम में अगर सीमेंट जम करके ठोस हो जाएगा उसके बाद ही हम शटरिंग रिमूव करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने क्वालिटी को नहीं चेक किया, उसके पहले ही आपने शटरिंग को रिमूव कर दिया, तो आपकी जो मोटार है वो नीचे गिर जाएंगे। तो क्या ये एज इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर सही होगा? नहीं। इसीलिए हम सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ चेक करते हैं, ठीक है। हमारा ये प्रोसीजर होता है, इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास विकार्ट अपरेटस होता है, ठीक है। दैट इज द विकार्ट अपरेटस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल की सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? मान लीजिए आपका स्टॉक में मटेरियल रखा हुआ है, तो मटेरियल की जो सैंपलिंग करते हैं वो हमारा IS कोड में गिवन है 3535 के अकॉर्डिंग हम मटेरियल की सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग करने के बाद से हम क्या करते हैं, मटेरियल का टेस्ट प्रोसीजर जिस तरीके से करना है, ये हमारा विकार्ट अपरेटस होता है, ठीक है। इस विकार्ट अपरेटस में एक नॉन पोरस प्लेट लगी होती है, ये आपका माउल्ड होता है। माउल्ड का जो ऊपरी सरफेस का डाई है वो 75 ± 5 होता है और नीचे का जो डाया है वो 80 ± 5 होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि मोटा सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। जो मिक्स करने का हमारा टाइम का ड्यूरेशन होता है वो 3 to 5 मिनट्स होता है। 3 से 5 मिनट के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से माउल्ड में इसको भर देते हैं, ठीक है। माउल्ड में भरने के बाद से ये हमारा इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ग्रेजुएशन बना हुआ है, स्केल बनी हुई है, 0 से लेके 50 के बीच में, 0 से लेके 40 के बीच में स्केल पड़ी होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस माउल्ड में भरने के बाद से हम बीच बीच में आ करके इसको फ्री फॉल करा करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये एक सैंपल लगा हुआ है, एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं बीच बीच में इसको फ्री फॉल करा करके चेक कर लेते हैं कि हमारे सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कब शुरू हो रहा है। दैट इज द पार्ट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड फाइनल क्या है, जब हमें इनिशियल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका ये कोई ग्रेजुएशन या आपका स्केल हुआ है, तो जो आपने सैंपल बना रखा है, तो अगर हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का अगर हो गया है तो उस इनिशियल सेटिंग टाइम ये शो करता है कि हमारा इस ग्रेजुएशन लेवल से कितना होना चाहिए, 5 to 7 mm ऊपर हो जाना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम, ओके। एंड सेकेंड पार्ट इज द फाइनल सेटिंग टाइम। द इनिशियल क्यों हमने फाइंड किया, इनिशियल फाइंड करने का एज अ इंजीनियर लॉजिक ये था कि जब हम साइट पे काम कर रहे होते तो हमें इतना पता चल जाना चाहिए कब किस कंडीशन कितना टाइम लगेगा हमारा सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने में, कॉम्पैक्शन करने में, देन उसी के विद इन लिमिट हमारी सीमेंट जमना ना शुरू हो जाए। दैट इज द पार्ट कंप्लीट द इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड फाइनल इज द प्रोसीजर कि सीमेंट हमारा क्या करते हैं, इस तरीके से मोल्ड में भर करके रख देते हैं और हमारी ये निडल होती है, स्केल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास निडल है, निडल देखिए उधर होगा, निडल है, निडल में एक कॉलर बना होता है और एक निडल का पॉइंट का निशान होता है। इसमें तो ये नहीं है, दूसरा ले, उसमें क्या करते हैं कि निडल का जो ये निडल आप देख रहे हैं, इस निडल का निशान तो पड़े लेकिन कॉलर का निशान नहीं पड़ना चाहिए। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये फाइनल सेटिंग टाइम के लिए एक निडल होती है, ये हमें बताती है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनल में क्या होता है कि अगर हमारा सीमेंट जम करके ठोस हो गया है तो ठोस होने के बाद इसमें अगर आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो कॉलर के निशान पड़ रहे हैं, इस पे ये कॉलर के निशान जो बीच में आप दिख रहे हैं नहीं पड़ने चाहिए, ओनली निडल का अगर निशान आता है तो इससे आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि सीमेंट आपका जम करके ठोस हो गया। दैट इज द पार्ट कवर द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। थैंक यू सो मच।
Hello, my name is R.K. Asthana. I am retired assistant engineer from PWD, having 36 years experience. मैं यहाँ पे जो बच्चे हमारे आते हैं स्टूडेंट, उनको एस्टिमेट एंड कास्टिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा मॉडल आप देख रहे हैं, ये बार बेंडिंग शेड्यूल का मॉडल है। इससे कैसे हम एस्टिमेट के लिए क्वांटिटी अपनी कैलकुलेट करेंगे, ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ। जैसे हमारा एक कॉलम दिख रहा है, कॉलम में हमारी 16 mm डाया की सरिया लगी हुई है। तो 16 mm डाया सरिया का हम पूरा लेंथ ले लेते हैं। इसमें 4 नंबर बार इस कॉलम में लगी हुई हैं 16 mm डाया की। तो हम इसका पूरा लेंथ नाप लेते हैं इंक्लूडिंग इट्स बेंड, और उसको जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके वेट से। इसका वेट होता है 1.58 kg पर रनिंग मीटर। तो इस तरह से हमारी इसमें 4 सरिया लगी हुई हैं, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करके 1.58 kg और लेंथ को मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकाल लेते हैं। जब हमारे पास वेट आ जाता है तो उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करके अपना जो है उसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो मैं बच्चों को एस्टिमेट की कॉस्टिंग के बारे में यहाँ बताता हूँ। इसमें डिफरेंट डाया की बार्स हैं, जैसे 12 mm की, 8 mm की स्टीरप्स लगी हुई हैं, 12 mm की बार हैं। तो 12 mm का वेट हमारा जो होता है 0.88 kg पर रनिंग मीटर होता है। तो हम लेंथ इसकी निकाल लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। हमारे पास डिटेल ड्राइंग होती है और स्पेसिफिकेशन होता है। हमें जब एस्टिमेट बनाना होता है तो हमारे पास उसकी पूरी डिटेल ड्राइंग और डिटेल स्पेसिफिकेशन होता है। उससे हम जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी रनिंग लेंथ क्या आ रही है, उसमें उसका बेंड कितना है, और इस तरह से हम उसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें जो है हमारा लिंटल का बीम ऊपर दिया हुआ है जो कि कॉलम के ऊपर सपोर्टेड है। नीचे हमारा जो बीम दिखाया गया है वो प्लिंथ बीम है। इसमें भी हम अपने वही बार्स को मेजर कर लेते हैं, डिफरेंट डाया की जो हैं। इसमें जैसे हमारी 12 की लगी हुई है सरिया, तो 12 की इसमें 4 सरिया हैं हमारी बीम में। तो हम जो है उसकी पूरी लेंथ नाप करके और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल लेते हैं। स्टील की डेंसिटी जो होती है हमारी 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है। और डेंसिटी निकालने का एक फार्मूला भी होता है, d²/162। इससे हमारा वेट निकल आता है सरिया का। तो उससे हम डिफरेंट जो भी हमारी सरिया, हर सरिया का हम जो है वेट निकाल लेते हैं। और रनिंग लेंथ निकाल करके, अब इसमें स्टीरप्स भी हमारी जैसे हैं तो स्पेसिंग के हिसाब से हम स्टीरप्स निकाल लेते हैं। जो हमारी स्पेसिंग ड्राइंग में दी हुई होती है उसके हिसाब से हम अपना जो है उसको निकाल लेते हैं कितनी हमारी स्टीरप्स लगेंगी। स्टीरप जैसे इसमें 8 mm डाया की लगी हुई, तो 8 mm का वेट जो होता है 0.39 kg पर रनिंग मीटर होता है। और जैसे लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है इस बीम की, और इसमें स्पेसिंग 100 mm की है या 0.1 मीटर की है, तो 5 मीटर को हम 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी 50 आ जाएंगी। और इसमें +1 कर देंगे, जो फार्मूला है टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1, तो हमारी जो है उससे हमारी नंबर ऑफ कितनी स्टीरप्स लगनी वो आ जाएंगी। और एक स्टीरप्स का हम लेंथ निकाल करके और उसको मतलब मल्टीप्लाई करके उसके वेट से हम उसकी पूरी कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा मार्केट में जो SOR मार्केट रेट होता है, दूसरा PWD का SOR है, DSR है, डिफरेंट ये सब होते हैं, जिससे कि हम जो है उसकी कॉस्ट निकालते हैं। थैंक यू। हाँ, मैं बच्चों को यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे स्नो फाउंटेन कंसल्टेंट में, तो इनको जो है मैं एस्टीमेट के बारे में बताता हूँ। यहाँ मैं इनको एक ये फाउंडेशन का मॉडल बना हुआ है, इससे कैसे हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे मैं ये बता रहा हूँ इनको। इसमें जैसे हमारे नीचे जो है ये 0.92 मीटर की इसकी विड्थ दी हुई है, मतलब इसमें 4 ब्रिक्स लगी हुई हैं। एक ब्रिक्स का 0.23 जो है सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, तो 4 लगी हुई हैं, तो इसका मतलब 0.92 मीटर हो गया। तो 0.92 मीटर है और इसमें 2 कोर्स लगे हुए हैं। तो 2 कोर्स जो लगे हुए हैं तो इसकी थिकनेस हो गई 0.15। मान लीजिए कि हमें 10 मीटर की एक फाउंडेशन बनानी है। ये हमारा फाउंडेशन का मॉडल है जो अर्थ के नीचे है, मतलब ये हमारा जो है GL के नीचे है, ग्राउंड लेवल के नीचे है। क्योंकि आप लोगों को दिखाई पड़े तो इसलिए इसको यहाँ बनाया गया है मॉडल के रूप में। तो ये 0.92 × 10 मीटर और मल्टीप्लाइड बाई 0.15, तो उससे हमारी क्या है, ये नीचे वाले जो कोर्स हैं 2 कोर्स, उनकी हमारी निकल आई क्वांटिटी। और क्वांटिटी को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट से। शेड्यूल ऑफ रेट जो होता है हमारा PWD के रेट्स होते हैं ब्रिक वर्क के, तो उससे हम मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। सिमिलरली जैसे ये हमारा 0.805 का है ये वाला कोर्स जो है, और इसकी भी थिकनेस 0.15 है, और लेकिन इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0.0575 इधर से और 0.0575 उधर से, तो वो हम 10 मीटर्स में से डिडक्ट करके फिर इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। सिमिलरली ये हमारा जो है 0.69 का कोर्स है, इसमें की थिकनेस भी 0.15 है, राइट।
तो इसकी भी लेंथ जो है 0.115 अगेन कम हो जाएगी, मतलब 10 माइनस 0.23 हो जाएगा, और देन वी विल कैलकुलेट इट, ठीक है। और रेट से मल्टीप्लाई करके इसकी भी मतलब कॉस्ट निकालेंगे। ये इसी तरह से हम इसका जो है ये 0.575 का कोर्स है, इसकी भी थिकनेस 0.15 है, राइट। इसकी लेंथ भी 0.115 फिर अगेन कम हो जाएगी, 10 माइनस 0.23 माइनस 0.115 है, देन वी विल कैलकुलेट द क्वांटिटी। दिस इज 0.46, ये हमारी जो लेंथ इसकी विड्थ है ये 0.46 मीटर है, और इसकी लेंथ भी हमारी 0.115 उसमें से अगेन कम हो जाएगी, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। थिकनेस हमारी 0.15। इस तरह से हम यहाँ तक सारी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमारा PWD का SOR का रेट होता है ब्रिकवर्क का, ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन इन 1:6, उसकी पूरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम इसके एक फाउंडेशन का निकाल लेते हैं। इसी तरह हमारा जो पूरा मैप, हमारी जो बिल्डिंग ड्राइंग दी हुई है, उसमें हम 2 मेथड अप्लाई करते हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए। एक तो होता है हमारा सेंटर लाइन मेथड, और दूसरा सेपरेट वॉल मेथड, राइट। अच्छा, जो हमारी इसमें मेन सिविल इंजीनियर के नाते हमें क्या देखना होता है, जो हमारा ब्रिकवर्क मान लीजिए हो गया, तो हमें क्या चेक करना होता है। सबसे पहले तो हमें ब्रिक्स की क्वालिटी देखनी होती है कि ब्रिक हमारी ठीक लग रही है कि नहीं। हम 20 ब्रिक का सैंपल ले लेते हैं, उनको लेंथ वाइज विड्थ वाइज नाप लेते हैं, जैसा कि आपको क्वालिटी कंट्रोल लैब में बताया भी जा चुका है ये चीज़, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें जब हमारा ब्रिकवर्क हो गया तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे जॉइंट जो है वो ब्रेक होने चाहिए, मतलब जॉइंट एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए। ये हमारा मतलब मेन ध्येय है। अगर जॉइंट एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो क्या होगा, फाउंडेशन फेल हो जाएगी, क्रैक कर जाएगी, राइट। अच्छा, ब्रिक का जो आजकल हम लोग फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ होता है 0.23 इंटू 0.115 इंटू 0.075, 9 इंच बाई 4 इंच बाई 3 इंच। और इस पर एक फ्रॉक बना होता है। फ्रॉक का क्या रोल होता है आप लोग जानते हैं? की जॉइंट बनाता है, राइट। और इस पर एक मार्का बना होता है जो हमारे ब्रिक फिल्म का मतलब भट्ठे का मार्क, कंपनी का मार्क देता है, ठीक। तो आप ब्रिक वर्क वगैरह का इस तरह से एस्टीमेट बना सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी प्लिंथ बीम, जैसे मैंने वो बताया था, प्लिंथ बीम की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। RCC के रेट होते हैं हमारे SOR के। देन फिर हम ब्रिक वर्क की सुपर स्ट्रक्चर करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क में हमारी जितनी ओपनिंग्स होती हैं डोर विंडो की, वो हम उसमें से डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारी सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी आ जाती है। उसके बाद हम स्लैब कास्ट करते हैं, ठीक। तो स्लैब कास्ट करते हैं एज पर हमारा जो ड्राइंग है उसके हिसाब से, हमारी लेंथ विड्थ तो उसकी पता होती है, थिकनेस मालूम होती है, RCC की क्वांटिटी आ जाती है। और जो हमारा स्टील का है रीइंफोर्समेंट का ड्राइंग अलग से सेपरेट ड्राइंग होता है, स्ट्रक्चर ड्राइंग कहलाता है। उसमें क्या हमारी स्पेसिंग है, कौन सी मेन बार है, कौन सी क्रॉस बार है, ठीक है, कहाँ पे हमें बेंड करना है, वो सब चीज़ें उसमें दी हुई होती है। तो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टील की क्वांटिटी। वैसे स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए स्लैब में 1% का एक फार्मूला भी है, जो हमारी RCC की क्वांटिटी आती है, उसका 1% अगर हम निकाल लें तो वो हमारा बाई वेट जो है स्टील की क्वांटिटी भी आ जाती है। लेकिन हमें जब मेजरमेंट करना होता है तो हमें स्टील की एक एक सरिया का पूरा मतलब जो वेट निकालना होता है, कितनी हमारी उसमें सरिया लगी हुई है, वो सब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमारी स्लैब पड़ गई, उसके बाद फिर क्या काम होंगे, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई, ये सब होगा। देन हमारा जो है उसमें प्लास्टर होगा। प्लास्टर के बाद फिर पुताई का काम है, मतलब वाइट वॉशिंग, डिस्टेम्पर, ऑयल बाउंड, प्लास्टिक एमल्सन, कई तरह की वो होती है। फिर इंटीरियर का काम होता है, फ्लोरिंग होती है, बहुत सारे आइटम है। बिल्डिंग वर्क में कम से कम 500 आइटम है। लेकिन एस्टीमेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल इंजीनियर के लिए। एस्टीमेट एक्चुअली हमें किसी भी प्रोजेक्ट की पहले से कॉस्ट पता हो जाती है डिटेल ड्राइंग और डिटेल स्पेसिफिकेशन से। तो इसलिए आप लोग एस्टीमेट जो है बहुत ध्यान से मतलब जो है उसको पढ़िएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।